हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल बाईपास और कीलेशन थेरेपी के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल नेचुरल बाईपास को प्रमोट करने के लिए या कीलेशन थेरेपी को प्रमोट करने के लिए होता है। सरप्राइजिंगली रूटीन एंजियोप्लास्टी या साइंटिफिक थेरेपी जो हम करते हैं, एंजियोप्लास्टी या बाईपास थेरेपी, उसके फेवर में या वो किस तरह से अच्छा है किस तरह से बुरा है, उसको लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। कंपैरेटिवली मैंने ज़्यादातर देखा है कि नेचुरल बाईपास और कीलेशन थेरेपी के सपोर्टिव मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आज एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जो लोग नेचुरल बाईपास या कीलेशन थेरेपी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये टॉपिक उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं किसी भी थेरेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कॉमन व्यक्ति के ये डेटा सामने रखना चाहता हूँ कि वो साइंटिफिक फैक्ट्स रखना चाहता हूँ लोगों के सामने, ताकि वो प्रॉपर्ली इसको डिस्कस कर सके और डिसाइड कर सके कि क्या उनके लिए एक्चुअली अच्छा है और क्या चीज़ के लिए साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया भर में 99% लोग अगर एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी और बाईपास करवा रहे हैं तो वो सारे लोग ही गलत कर रहे हैं, सभी लोग बेवकूफ़ हैं, सभी लोग अनसाइंटिफिक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये डेटा इतना ज़्यादा साइंटिफिकली सपोर्टेड है और इतने ज़्यादा इसमें डेटा आज के डेट में अवेलेबल है टू सपोर्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट या एंजियोग्राफी बाईपास के लिए इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल है कि ऑलमोस्ट हार्डली दुनिया भर में ये नेचुरल बाईपास या कीलेशन थेरेपी को हार्डली कोई प्रैक्टिस करता है। आई थिंक दुनिया भर में 1% से भी कम केसेस को इस तरह की थेरेपी दी जाती है। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि ये थेरेपी क्या है, इसमें क्या किया जाता है, क्या इनके एडवांटेजेस है, किन पेशेंट्स में इनको यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या इनके फैक्ट्स हैं और क्या इनके मिथ्स हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ब्लॉकेज क्या होता है। बेसिकली हार्ट की नली में अगर कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज जमा हो जाए, यानी कि हार्ट की नली में वसा या चर्बी जमा हो जाए, तो उसे ब्लॉकेज कहते हैं। ये ब्लॉकेज नली के लूमेन के या सतह के अंदर धीरे धीरे करके प्रोट्रूड करने लगता है, तो नली का ब्लड प्रवाह होने के लिए जो जगह है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये ब्लॉकेज अगर 20-30-40% के लेवल तक होता है तब नली को कोई खास प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन जब ये ब्लॉकेज 70% को क्रॉस करने लगता है तो नली का फ्लो अवरुद्ध होने लगता है, रुकने लगता है, और इस वजह से व्यक्ति को सिम्टम्स होना चालू हो जाते हैं। इसका थेरेपी जो हम करते हैं उसको ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी के द्वारा किया जाता है। बेसिकली एंजियोप्लास्टी में हम एक स्पेशली डिज़ाइन कैथेटर होता है जो हार्ट की नली में पास करते हैं, एक स्पेशली डिज़ाइन वायर हम क्रॉस करते हैं और नली को उससे डायलेट करते हैं एक बलून द्वारा, और वहाँ पे एक स्टेंट को प्लेस कर देते हैं जिसमें कि ये कचरा एक तरह से साइड पर आ जाता है और नली खुल जाती है। इसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी के साथ बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको समझना जरूरी है कि दवा वाले स्टेंट जो आज के डेट में यूज होता है उसमें रीब्लॉकेज का चांस अराउंड 5% रहता है। काफ़ी नेचुरल बाईपास के प्रमोटर्स कहते हैं कि रीब्लॉकेज का चांस 50% होता है, 80% होता है। वो रबिश है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादातर साइंटिफिक डेटा कहता है विथ मेडिकेटेड स्टेंट 5 to 7% रहता है। रीब्लॉकेज अगर आएगा तो पहले 6 months या पहले 8 महीने में ही आएगा, ज़्यादातर उसके बाद 1% पर ईयर के हिसाब से रीब्लॉकेज का चांस रहता है। ज़्यादातर जिनको भी रीब्लॉकेज आता है पहले 1 साल या 2 साल के अंदर ही आता है, उसके अलावा यूजली नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम स्टेंट डिप्लॉय करते हैं तो नली में थोड़ा रूज बनना चालू हो जाता है, और जिन लोगों में रूज बनने की प्रक्रिया थोड़ी प्रबल होती है वो स्टेंट को एक तरह से रीब्लॉकेज करती है और स्टेंट की सतह के अंदर वो रूज बन जाती है, तो ब्लड के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। बाईपास में भी थोड़ा रीब्लॉकेज का चांस होता है। बाईपास में भी कई बार ग्राफ्स बंद हो सकते हैं। जो आर्टीरियल ग्राफ्स यूज करते हैं उसमें क्लॉटिंग या ब्लॉकेज होने का चांस 10% जैसा रहता है। वीनस ग्राफ में 10 साल में रीब्लॉकेज या क्लॉटिंग ग्राफ में होने का चांस 40 to 50% जैसा रहता है। ज़्यादातर लोग जो ये नेचुरल बाईपास या कीलेशन थेरेपी के लिए जाते हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो प्रोसीजर से डरते हैं या बाईपास सर्जरी या इस तरह का जब उनको एडवाइस किया जाता है तो वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बाईपास सर्जरी को और इसको अवॉइड करके नेचुरल बाईपास और कीलेशन थेरेपी के लिए जाते हैं। बेसिकली नेचुरल बाईपास को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि कोलैटरल्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर कोई नली किसी की अगर बंद हो जाए तो उसमें छोटे छोटे करोड़ों माइक्रो चैनल्स हर नली में होते हैं। ये करोड़ों माइक्रो चैनल्स का नॉर्मल काम ये रहता है कि हर नली मेन नली के से वो कोशिकाओं में ब्लड जाता है उसको सप्लाई करें, क्योंकि मेन नली तो हर कोशिका में पहुंच के ब्लड को सप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकती, तो ऊपर वाले ने इसमें करोड़ों माइक्रो चैनल्स बनाए जिससे ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है और हर कोशिका तक पहुंचता है। जब हार्ट की अगर 3 नलियाँ जो मेन नलियाँ होती है उसमें से अगर कोई नली बंद हो जाए तो या उसकी कोई ब्रांच बंद हो जाए तो दूसरी जगह से उसमें कोलैटरल सप्लाई आना चालू हो जाता है, यानी दूसरी नलियाँ उसमें छोटी छोटी ब्रांच को डेवलप कर लेती है
और ये ब्रांचेस उस नली के बदले थोड़ा बहुत ब्लड पहुंचाना चालू कर देती है, जिसमें वो नली की जो कोशिकाएं हैं वहां पे भी थोड़ा ब्लड पहुंचता है, और जो दूसरी नली बंद हुई है वो मेन नली में भी थोड़ा बहुत ब्लड पहुंचता है। इन माइक्रो चैनल्स जो डेवलप होते हैं नेचुरली, इसे कोलैटरल्स कहते हैं। पर ये कोलैटरल चैनल्स में उतना परफ्यूजन प्रेशर डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी नलियां होती है, ये बिल्कुल माइक्रोमीटर्स में इनका डायमीटर होता है और ये बहुत छोटी होती है। तो जितना प्रेशर के साथ नली में ब्लड जाना चाहिए ये उतना प्रेशर डेवलप नहीं कर सकती हैं। तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ये कोलैटरल्स में परफ्यूजन उतना ही होता है जितना मेन नली में अगर 90% ब्लॉकेज हो उतना ही ब्लड सप्लाई ये प्रोवाइड कर सकती है। यानी 10% ऑफ द नेचुरल अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि मेन नली नेचुरली सप्लाई कर सकती है, सिर्फ ये उतना ब्लड ही नलियों में पहुंचा सकती है। उससे ज़्यादा किसी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो ये कोलैटरल्स कंप्लीटली यूजलेस हो जाती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर किसी को बैठे बैठे में जितना ब्लड सप्लाई है, रेस्टिंग फेज में जितना हार्ट को ब्लड सप्लाई चाहिए उतना तो इससे मिल जाता है, लेकिन चलने फिरने या काम करने पर जो एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि ये कोलैटरल्स में उतना साइज ही नहीं होता कि वो परफ्यूजन प्रेशर जनरेट कर सके। और प्रॉब्लम वाला इशू ये है कि ये कोलैटरल चैनल जो है वो मेन नली में ही डेवलप हो सकते हैं। तो अगर आप मेन नली को ही बंद होने देंगे, उसका एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं होने देंगे, तो ये कोलैटरल्स में भी ब्लड कहाँ से आएगा? जिस व्यक्ति की तीनों तीन नलियां बंद है तो बाईपास में या कोलैटरल्स में जाने के लिए भी ब्लड तो नली के थ्रू ही जाएगा। जो मेन हार्ट की नलियां हैं एओर्टा, वो तो कोलैटरल्स को डायरेक्टली सप्लाई नहीं करती है। हार्ट की जो तीन मेन आर्टरीज है, लेफ्ट एंटर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, ये तीनों आर्टरी ही इन कोलैटरल्स को ब्लड सप्लाई देती हैं। अगर ब्लड मेन नली ही बंद हो गई, उसमें 90-100% ब्लॉक हो गया, उसको ही आपने स्टेंट नहीं किया, तो ये माइक्रो चैनल्स को फीड करने के लिए भी कोई ब्लड नहीं आ पाएगा और ये माइक्रो चैनल्स का पर्पस ही सर्व नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में अगर आप मेन नली के साथ ही माइक्रो चैनल्स को अगर डेवलप करें तो फिर भी पेशेंट को थोड़ा फायदा होगा। लेकिन अगर मेन नली ही बंद हो गई तो उसमें कोई माइक्रो चैनल्स बन भी जाएंगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा और टिश्यू में जो ब्लड नहीं पहुंचना है वो वैसे भी नहीं पहुंचेगा। बाईपास जो सर्जिकली क्रिएट किया जाता है और नेचुरल बाईपास में डिफरेंस ये है कि बाईपास में सर्जन बड़े साइज का ग्राफ्ट उसमें लगाता है, तो ये ब्लड जो नेटिव वेसल में घुसता है वो काफी प्रेशर के साथ जाता है, तो परफ्यूजन प्रेशर जो टिश्यू में क्रिएट होना है वो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छे परफ्यूजन प्रेशर के साथ उन नलियों के और कोलैटरल्स में ब्लड बढ़ता है, तो उसमें जो माइक्रो चैनल्स में ब्लड जाता है वो ज्यादा फोर्सफुली जाता है और कोशिकाओं को ज्यादा ब्लड मिलता है एज कम्पेयर नेचुरल बाईपास में, क्योंकि ये माइक्रो चैनल्स ही बन सकते हैं। नेचुरल बाईपास या कोई भी टेक्निक में इतने दम नहीं है कि बड़ी नली डेवलप कर सके या बड़े साइज की ब्रांचेस डेवलप कर सके। ये सिर्फ माइक्रोमीटर्स वाले चैनल्स को ही थोड़ा बहुत बढ़ा सकती है, वो भी 10-15% ही बढ़ा सकती है। कोई बहुत ज़्यादा बहुत ग्रोथ हो जाती है जितना कि ये फोटोग्राफ्स में दिखाया जाता है, वो सब प्योर रबिश है। आई थिंक उतना डेवलप माइक्रो चैनल्स नहीं हो पाता, खाली 10-15% ही नए माइक्रो चैनल्स डेवलप हो सकते हैं। बेसिकली आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हार्ट में जो सेल्स हैं वो रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। ब्लड वेसल्स में थोड़े बहुत सेल्स में थोड़े बहुत स्टेम सेल्स होते हैं, उनमें ही थोड़ा रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है। हार्ट के सेल्स नए बनने का चांस और बड़ी नलियां नए बनने का चांस नहीं होता, क्योंकि उसमें सेल्स में डिवाइड करने का पोटेंशियल ही नहीं होता। जन्म के टाइम जितनी नलियां बन गई उतनी ही बनती हैं। माइक्रो चैनल्स थोड़े बहुत डेवलप हो सकते हैं, पर वो भी हार्डली 10-15% ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए बाईपास और नेचुरल बाईपास में ज़मीन आसमान का फर्क है। नेचुरली अगर आप चाहो बाईपास को डेवलप करना, तो मेरे हिसाब से किसी भी ईसीपी या किसी भी ऐसे थेरेपी के बदले आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज इज द मोस्ट नेचुरल वे टू डेवलप कोलैटरल्स। ईसीपी में भी एक तरह से आप ज़्यादा प्रेशर में मल्टीपल बलून्स या पैड्स ये लोग प्रेशर पेशेंट को बांध देते हैं और उसमें हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करते हैं। तो इनका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हाई प्रेशर से अगर ब्लड हार्ट में जा रहा है तो ये नेचुरल कोलैटरल्स खुल जाते हैं। पर बेसिकली मेरा ऐसा सजेशन ये है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में भी हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और अगर नेचुरल बाईपास में या जो ईसीपी थेरेपी है इनके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 70-80% कोलैटरल जितने डेवलप होने हैं वो एक्सरसाइज से ही ज़्यादा हो जाएंगे। इनफैक्ट एक्सरसाइज में ये ज़्यादा नेचुरल और एटलीस्ट कॉस्ट फ्री टेक्निक है, जिसमें आपको बाकी बेनिफिट्स भी मिलेंगे एक्सरसाइज के और नेचुरल कोलैटरल्स भी खुल जाएंगे। ईसीपी के द्वारा जो कोलैटरल्स खुलते भी हैं वो ज़्यादातर टेम्परेरी होते हैं और साइंटिफिकली ज़्यादातर डेटा है वो यही सजेस्ट करता है कि नेचुरल कोलैटरल्स जो बनते भी हैं ये 4 to 6 मंथ्स के लिए खाली इफेक्टिव रहते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को कुछ भी बेनिफिट नहीं कर पाते। अननेसेसरी आप उनके लिए कॉस्ट भी बेयर करते हैं और लॉन्ग टर्म ये इफेक्टिव नहीं होते। जो इंटरनेशनल डेटा है कि जो ये कहते हैं कि यूएसएफडी अप्रूव्ड है, वो बेसिकली उन लोगों के लिए अप्रूव्ड है जिनमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास फीजिबल नहीं है, जो इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर में है
या जो इंट्रैक्टेबल जिनको चेस्ट पेन हो रहा है और साइंटिफिक थेरेपी पॉसिबल नहीं है, वहाँ कुछ समय तक पेन रिलीफ के लिए मैक्सिमम 3 to 6 मंथ्स के पेन रिलीफ देने के लिए पेशेंट को ये थेरेपी को यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है। रूटीन साइंटिफिक थेरेपी के बदले इनको रिकमेंड नहीं किया गया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा हुआ है कि एंजियोप्लास्टी के बदले ईसीपी करना चाहिए या बाईपास सर्जरी के बदले ईसीपी करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको उन केसेस में ही किया जाता है जहां एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, कि पेशेंट का इतना ज़्यादा सर्जिकल रिस्क है कि वो सर्जरी नहीं करवा सकता, या नलियों में इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं कि एंजियोप्लास्टी फिजिबल नहीं है, बहुत सारे स्टेंट्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है फॉर टेक्निकल रीजंस। वहीं पे थोड़े टाइम का पेन रिलीफ करने के लिए ही ईसीपी थेरेपी को यूएसएफडी का अप्रूवल मिला है एज अ पैलिएटिव प्रोसीजर, नॉट एज अ थेरेपेटिक प्रोसीजर। ज़्यादातर ये नेचुरल कोलैटरल्स जो हैं या जो आर्टिफिशियल कोलैटरल्स भी बनते हैं, ये अक्यूट हार्ट अटैक में बिल्कुल फेलियर होते हैं, क्योंकि अक्यूट हार्ट अटैक में जैसा कि मैंने कहा मेन नली बंद हो जाती है, तो उसमें ये कोलैटरल्स को सप्लाई करने वाले चैनल्स तो मेन नली से ही डेवलप हो रहे हैं। तो जब भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा ये कोलैटरल्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ये कोलैटरल्स को फीड करने वाली मेन आर्टरी ही बंद हो गई, तो उनको खुद ही ब्लड नहीं मिलेगा, तो कोशिका में या टिश्यू में या दूसरी वेसल्स को कहाँ से ब्लड देंगे। इसलिए मच बेटर है कि अगर आपकी जो खुद की नली बंद है उसको खुलवाएं, उसको एंजियोप्लास्टी करके या बाईपास करके ओपन करें, ताकि वो नली दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहे। जो नली दूसरे को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसी में हार्ट अटैक आ गया तो दूसरे को कहाँ से ब्लड सप्लाई देगी। तो इसलिए अक्यूट हार्ट अटैक के फेज में कोलैटरल्स बिल्कुल वेस्ट होते हैं, और ऐसे पेशेंट में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको एक साथ डबल हार्ट अटैक आता है। यानी जो नली में हार्ट अटैक आया उसका टेरिटरी भी सप्लाई नहीं हो पाता है, और जो नली को वो पहले सप्लाई कर रही थी कोलैटरल्स के फॉर्म में, वो नली के एरिया को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों में मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। यानी रूटीन हार्ट अटैक में जहां मृत्यु दर 30% होता है, वहां ये डबल हार्ट अटैक या ट्रिपल हार्ट अटैक जब क्रिएट होता है तो मृत्यु दर 50 to 80% तक भी जा सकता है। तो नेचुरल बाईपास का कॉन्सेप्ट या कोलैटरल्स के बेसिस पर हार्ट अटैक के फेजेस में भी काम नहीं उस पर नहीं चलता है, और मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है जब हम सिर्फ इस पर रिलाई करते हैं। तो कोलैटरल्स बनने में काफ़ी टाइम लगता है, ज़्यादातर कोलैटरल बनने में एटलीस्ट 10 to 15 डेज मिनिमम लगता है। तो इसीलिए ये नेचुरल कोलैटरल्स एक्यूट हार्ट अटैक में काम नहीं कर पाते हैं। एज कम्पेयर्ड एक ओपन आर्टरी हाइपोथेसिस करके होता है, वो ऐसा कहती है कि ये बंद नलियों को अगर हम खोलते हैं तो लॉन्ग टर्म पेशेंट का सर्वाइवल रेशियो बेटर रहता है, और सेकेंड हार्ट अटैक या मल्टीपल हार्ट अटैक्स आने का पॉसिबिलिटी कंपेरेटिवली कम रहता है। इसलिए ओपन आर्टरी अगर रहे तो वो बंद आर्टरी के कंपैरिजन में सर्वाइवल एडवांटेज ज़्यादा देती है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी कोई आर्टरी बंद है या उसमें कोई ब्लॉकेजेस है तो साइंटिफिक थेरेपी करना ज़्यादा बेटर है, रादर देन जस्ट आप कोलैटरल्स पर डिपेंड करें, जो कि वो काम कर ही नहीं सकते जो नेचुरल या मेन आर्टरी कर सकती है। नेचुरल बाईपास के बारे में बेसिक बात करेंगे कि इसमें बेसिकली ये नेचुरल बाईपास में पेशेंट को कुछ मंथ्स का थेरेपी दिया जाता है, जिसमें एक मल्टीपल बैंड्स पेशेंट की बॉडी पे बांधा जाता है, और ये प्रेशर से बार बार ब्लड को हाई प्रेशर पर पुश करता है, जिससे कोलैटरल्स बनते हैं। ज़्यादातर ये कोलैटरल्स बहुत छोटे होते हैं और उनको किसी टेक्निक से आप कंफर्म नहीं कर सकते। इनफैक्ट एंजियोग्राफी वगैरह भी आप करते हो तो ये कोलैटरल्स इतने छोटे होते हैं कि ये दिखते भी नहीं है। तो इसलिए इसको कंफर्म करने का कोई टेक्निक नहीं है कि कोलैटरल्स बने भी हैं एक्चुअली कि नहीं बने, और किस पेशेंट में कितने ज़्यादा कोलैटरल्स बने हैं वो कंफर्म करना एंजियोग्राफिकली एटलीस्ट बहुत मुश्किल है, और इसके रिजल्ट्स डाउटफुल ही रहते हैं। ये कोलैटरल ज़्यादातर बहुत इफेक्टिव नहीं होते, हमने ऑलरेडी बात की है। ईसीपी या ये सब थेरेपी से कोई भी ब्लॉकेज नहीं खुलता है, ये सिर्फ थोड़े बहुत कोलैटरल्स को ही डेवलप करते हैं। हाई प्रेशर से ब्लड को पुश करने में नली में जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है वो कम नहीं हो जाएगा। इस तरह की थेरेपीज का यूजुअल कॉस्ट अराउंड 70-80,000 to 1 लाख के आसपास आता है। ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी अगर साइंटिफिक थेरेपी भी हम करते हैं तो मोरलेस कॉस्ट उतने रेंज का ही आता है। मे बी ज़्यादातर लोग की अगर अच्छी मेडिकेटेड स्टेंट के साथ भी एंजियोप्लास्टी करते हैं तो खर्चा 80,000 to 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आता है। इसको एंजाइना रिलीफ और हार्ट फेलियर रिलीफ के लिए क्लास 2B इंडिकेशन में रखा गया है गाइडलाइंस में, यानी कि यूज कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन अच्छा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जबकि कंपैरिजन में गाइडलाइंस में आप देखेंगे तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी को क्लास 1A एविडेंस है, यानी कि ये स्टैंडर्ड थेरेपी है जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती है हर ब्लॉकेज के लिए। 1A और 2B को साइंटिफिक टर्म्स में माना जाए तो जमीन आसमान का फर्क इसमें माना जाता है। ज़्यादातर ये नेचुरल थेरेपी या नेचुरल बाईपास जो किया जाता है उसका इफेक्ट 3 to 6 मंथ्स के दौरान ही रहता है। ये बेसिकली पेन रिलीफ करने के ही काम में आता है। जिन लोगों को अगर पाँव की नलियों का ब्लॉकेज है या उनका अनस्टेबल हीमोडायनेमिक्स है या मल्टीपल नलियों का ब्लॉकेज है, स्किन एलर्जीज वगैरह है,
उस तरह के लोगों में ये ECP थेरेपी मना होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार इससे साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। कई बार पेशेंट्स को स्किन एलर्जीज होने का प्रॉब्लम या इन्फेक्शन होने का चांस, या ड्यूरिंग थेरेपी कभी कभी थोड़ा बहुत धबकारे का प्रॉब्लम होने का चांस भी हो सकता है। तो ये 100% परफेक्टली सेफ थेरेपी ऐसा भी नहीं है मेरे हिसाब से। नेचुरल अगर आपको कोलैटरल्स डेवलप करना है तो एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे। इमरजेंसी अगर थेरेपी करना है तो नेचुरल बाईपास या किलेशन थेरेपी का कोई रोल नहीं है। वैसे केसेस में एंजियोप्लास्टी इज द ओनली वे जहां आप नलियों को नेचुरली और साइंटिफिक वे में खोल सकते हैं। कई बार इस तरह के अनसाइंटिफिक थेरेपी के लिए जाने का रिस्क ये रहता है कि पेशेंट लॉन्ग टाइम तक अनसाइंटिफिक थेरेपी के चक्कर में ही रहता है और वो प्रॉपर एंजियोग्राफी करा के कभी कंफर्म नहीं करता है। मेरा सजेशन ये है कि अगर एक्चुअल में नेचुरल बाईपास और इसमें अगर एक्चुअल में कोई वेटेज है तो एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना चाहिए जिसमें 1000 या कुछ पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी करके देखा जाए और कुछ 1000 पेशेंट्स को नेचुरल बाईपास या इस तरह की थेरेपीज करके देखा जाए और आप लॉन्ग टर्म उनके प्रोग्नोसिस को असेस करें। 99.9% आपको यही मिलेगा कि जो साइंटिफिक थेरेपी है उसी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। अनसाइंटिफिक थेरेपी से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और इनके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म लास्टिंग भी नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कीलेशन थेरेपी के बारे में। बेसिकली कीलेशन थेरेपी में क्या किया जाता है, इसमें कुछ स्पेशली डिजाइन केमिकल्स होते हैं। एक EDTA करके केमिकल आता है, वो केमिकल को यूज किया जाता है इस कीलेशन थेरेपी के दौरान। बेसिकली ये केमिकल जो है वो हेवी मेटल टॉक्सिसिटी के लिए बनाया गया था कि व्यक्ति को अगर लेड या मर्क्यूरी जैसे हेवी मेटल्स का अगर किसी को पॉइजनिंग हो तो ये बेसिकली आयनिक प्रोडक्ट्स रहते हैं जो अपने चार्ज के बेसिस पे वो आयनिक प्रोडक्ट्स को बांध के किडनी के द्वारा निकालने का काम करते हैं। इनको कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस में निकालने में इनका कोई भी रोल नहीं है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज में कोई ऐसा आयनिक चार्ज नहीं होता है और ना ही नलियों के अंदर जो कैल्शियम अगर जमा होता है उसको ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो कैल्शियम निकाल रहे होते तो हड्डियों के अंदर भी तो इतना कैल्शियम है, वो उसको भी बाइंड करके कोरोड कर सकते हैं। तो कीलेशन थेरेपी का कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस को निकालने में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे आज की डेट में इसमें कोई भी स्टडी या ट्रायल नहीं हो रही है जो साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड करती है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो भी ट्रायल्स हुए हैं वो 2000 सन से पहले हुआ है, जहाँ एंजियोप्लास्टी और ये सब टेक्निक्स उतनी अवेलेबल नहीं थी। वहाँ पे लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को ढूंढते थे कि किस तरह से हम ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं। पर वेस्टर्न लेवल पे इंडिया के अलावा ज़्यादातर किसी कंट्री में ये प्रैक्टिसेस आज के डेट में नहीं यूज़ होती। 99.9% केसेस में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी को ही साइंटिफिक माना जाता है। बाकी सब ये जो केमिकल्स है इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये किस तरह से ब्लॉकेज को क्लियर कर सकती है, ना ही कोई एविडेंस है इसको क्लियर करने को। अगर ऐसा कोई क्लेम करता है कि वो ब्लॉकेजेस को ओपन कर सकता है तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपकी नली में ब्लॉकेज है तो आप वो ब्लॉकेज अगर 80-90% है, आप 2-3 जगह उसको वेरीफाई कीजिए। आप एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट को कंपेयर कीजिए, आप कीलेशन थेरेपी के रिजल्ट को कंपेयर कीजिए और दूसरे किसी अनबायस्ड ऑब्जर्वर को रिजल्ट दिखाइए, रिपीट एंजियो करवाइए। अगर रिपीट एंजियो में एक्चुअल में वो ब्लॉकेज खुलेगा तो डेफिनेटली उसे साइंटिफिक एविडेंस माना जाएगा। मैं आपको गारंटी कहता हूं कि 95 to 99% केस में एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट को आप 10 जगह भी वेरीफाई करोगे तो आपको हर डॉक्टर यही कंफर्म करेगा कि हाँ नली प्रॉपरली खुल गई और उसमें दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि कीलेशन थेरेपी में उसका उल्टा है और 99% केस में आपको नली नहीं खुली मिलेगी और हार्डली 1 to 2% सक्सेस मिलेगा, और वो भी 1 to 2% सक्सेस भी उन्हीं केसेस में मिलेगा जहां एक्चुअल में कोई ब्लॉकेज नहीं था या जहां एक्चुअल में ब्लड क्लॉट था जो कि बॉडी के इंट्रिंसिक मैकेनिज्म से अपने आप ही घुल गया है। कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज को हटाने में या रिड्यूस करने में इसका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि हर्बल मेडिसिन को वो इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करते हैं और उसके द्वारा ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं। आई 100% गारंटी हूँ कि इसका भी कोई साइंटिफिक डेटा या एविडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई भी बड़ी ट्रायल या डेटा अवेलेबल इसमें नहीं है। किसी फॉरेन कंट्री में इसको आज के डेट में यूज़ नहीं किया जाता है। अगर एक्चुअल में किसी के पास डेटा है तो एक रैंडमाइज ट्रायल करे, एक साइंटिफिक डेटा डेवलप करे जहाँ कुछ हज़ार पेशेंट्स का एंजियोप्लास्टी को कंपेयर करे केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट से, और वहाँ अगर रिजल्ट्स को वो शो कर सकता है तो डेफिनेटली हर डॉक्टर या हर कार्डियोलॉजिस्ट को मानने में खुशी होगी कि एक्चुअल में इस तरह की थेरेपी से भी ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जा सकता है। पर आई गारंटी यू कि 99.9% केस में कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक एक केस भी नहीं देखा है जिसको कोई बेनिफिट मिला हो। इनफैक्ट कुछ पेशेंट का तो ब्लॉकेज बढ़ा हुआ ही देखा है मैंने, किसी का भी आज तक कम होते तो नहीं देखा है। अब मैं क्या रादर किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को आप पूछोगे अपनी लाइफ में किसी ने एक केस भी ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड पेशेंट को बेनिफिट इस तरह की थेरेपी से मिला हो।
ये नलियों में जो कैल्शियम का ब्लॉकेज होता है वो भी इस तरह के केमिकल से ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कैल्शियम को भी बाइंड ईडीटी केमिकल नहीं कर सकता है। अगर आपको डाउट है तो आप साइंटिफिक डेटा देख सकते हैं, इसके बारे में आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। और डेफिनेटली आज पिछले 1 सालों में आपने कई वीआईपी या सेलिब्रिटी पेशेंट्स में भी देखा होगा, जैसे कपिल देव, अशोक गहलोत, सौरव गांगुली, रेमो डिसूजा, मनमोहन सिंह, कई लोगों का जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे उनका एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही हुआ। किसी को भी ऐसे फैंसी कीलेशन थेरेपी या ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी नहीं दिया गया। ऑब्वियसली इन केसेस में कोई फाइनेंस का तो इशू नहीं था, और अगर इस तरह के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी में कुछ भी अगर मेरिट होता तो डेफिनेटली ये सेलिब्रिटीज भी वही थेरेपी यूज करते हैं। कोई भी अननेचुरली बाईपास सर्जरी कराना या एंजियोप्लास्टी कराना क्यों चाहेगा, जब अगर किसी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपी में एक्चुअल रिजल्ट आपको मिल रहा हो। लास्ट में हम बात करेंगे कार्टोग्राफी के बारे में। कार्टोग्राफी को ये नेचुरल बाईपास की कीलेशन थेरेपी करने वाले 3D एंजियोग्राफी के बेसिस तरह प्रमोट करते हैं। बेसिकली कार्टोग्राफी में हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस को असेस करने का कुछ अलग अनसाइंटिफिक प्रोटोकॉल्स है, जिसमें ये नलियों के परफ्यूजन प्रेशर्स और इसकी वैलिडिटी, वो ब्लॉकेजेस खुले हैं यानी उसको असेसमेंट करते हैं। ज़्यादातर इसकी कोई इंटरनेशनल वैलिडिटी नहीं है, और कार्टोग्राफी को कहीं पे भी एक साइंटिफिक वे में ब्लॉकेजेस को असेस करने के लिए प्रमोट नहीं किया जाता है। रादर आप अगर गूगल करोगे तो इसके बारे में डेटा ही बहुत कम अवेलेबल है कि एक्चुअल में ये कोई साइंटिफिक प्रोटोकॉल है या नहीं। काफ़ी लोग जो नेचुरल बाईपास को प्रमोट करते हैं वो पेशेंट का एंजियोग्राफी कराने के बदले कार्टोग्राफी कराते हैं, और पेशेंट को मल्टीपल पेजेस की अच्छी रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें ऐसा दिखा दिया जाता है कि ब्लॉकेजेस सारे खुल गए हैं। अगर एक्चुअल में वो रिपोर्ट करेक्ट है तो एंजियोग्राफी में भी वो कंफर्म होना चाहिए। एंजियोग्राफी की वैलिडिटी आप दुनिया में कहीं पे भी लेके जाओ, किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट या किसी भी डॉक्टर से आपको डिस्कस करो तो उस रिपोर्ट की वैलिडिटी दुनिया भर में हर जगह है, जबकि कार्टोग्राफी या इस तरह की टेक्निक्स की रिपोर्ट की वैलिडिटी आई डोंट थिंक कहीं पर भी वो रिपोर्ट को वैलिड माना जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ज़्यादातर इंडिया में काफ़ी लोगों को ये ट्रेंड है कि वो साइंटिफिक और थेरेपी जो प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस इसके साथ अवेलेबल है वो करवाने के बदले, बाईपास या एंजियोप्लास्टी कराने के बदले कुछ फियर फैक्टर की वजह से वो इस तरह की थेरेपीज़ में जाते हैं और अनसाइंटिफिक थेरेपीज़ करवाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये नेचुरल वे है नली को खोलने का, जबकि आई गारंटी यू कि जितना लॉन्ग टर्म डेटा और जितना साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है टू फेवर एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, उसके कंपैरिजन में इस तरह की थेरेपीज़ में 1% डेटा भी अवेलेबल नहीं है, और ज़्यादातर ये लोग आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अगर कोई आपको प्रॉमिस करता भी है तो यू शुड आस्क देम फॉर अ साइंटिफिक प्रूफ कि आपके नली में इतना ब्लॉकेज है, आप ये थेरेपी करिए और 6 महीने के बाद मैं रिपीट एंजियो करूंगा। अगर आप गारंटी कर सकते हैं कि मेरे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे या साइंटिफिकली प्रूवन कोलैटरल अगर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो ही आप इन टेक्निक्स में के लिए जाएं और उनके लिए पैसा खर्चा करें। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि साइंटिफिक थेरेपी करवाने में ही लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलेगा और इसमें ही आपका फ्यूचर कंपेरेटिवली सेफ होगा, जान जाने का रिस्क कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो जाएगा। हमारे बेसिकली चैनल का पर्पज़ ये है कि कार्डियक और हार्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट्स को कन्वे करते हैं ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और गलत और अनसाइंटिफिक थेरेपीज़ के लिए ना जाए। प्रॉपर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जब लोगों के पास अवेलेबल होती है तो वो बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, और सिलेक्टिव डॉक्टर्स पर वो डिपेंडेंट नहीं रहते इन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, और अननेसेसरी वो इस तरह के गलत साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स में नहीं पड़ते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है इस तरह का कंटेंट जिनके लिए यूजफुल हो सकता है।